जी सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे चैनल को फिर भी वीडियो को देख रहे हो। दूसरी जानिब से दोस्त, आज का सब्जेक्ट मेरा यही है कि आप लोगों को कुछ कंट्रियों का बारे में मालूमात देते रहूँगा। जैसा कि मैं जाता रहूँगा ना किसी भी कंट्री में, तो आप लोगों को हमेशा मालूमात देता रहूँगा। तो आज की सब्जेक्ट यही है कि थाईलैंड के हवाले से। जी दोस्तों, आप लोग खासकर पाकिस्तान में, जैसा कि मैं अभी पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान वालों को बता रहा हूँ। आप लोग ताइलैंड जाओगे, ताइलैंड बहुत अच्छा कंट्री है माशाल्लाह, और वहाँ पिकनिक भी ज़्यादा है, बीच वगैरह भी बड़े बड़े हैं, और घूमने फिरने के लिए बेशुमार जगह हैं। लेकिन रहा बात खर्चे का, खर्चा वहाँ पर किस तरह करेंगे, किस तरह किया जाता है, ये बातें लोग मुझे पूछ रहे हैं। अभी 3 रास्ते हैं खर्चा करने का। एक तो नुकसान ज़्यादा, और एक जो है ना नॉर्मल नुकसान, और एक फ़ायदा। सबको फ़ायदा चाहिए, नुकसान में नहीं जाना चाहिए। मैं बताता हूँ। कम खर्चा मतलब फ़ायदा ये है कि कम खर्चे में गुजारा हो जाए। यूँ समझ लो, आप 10 दिन के लिए जा रहे हो पाकिस्तान से ताइलैंड। सबसे पहले तो आप लोगों को, अगर आपका नॉर्मल पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। 13,000 रुपये वीज़ा का फीस है। आजकल वीज़ा स्टिकर का नहीं मिल रहा है, ई वीज़ा मिल रहा है, पेपर वाला। उसमें ये होता है कि अगर आपको तरीक़ाकार मालूम नहीं है किस तरह अप्रूव हो जाता है, तो इससे सरदर्दी छोड़ दो, किसी एजेंट को पकड़ो, किसी ट्रैवल एजेंसी को पकड़ो। तो उसको पता होता है, वो हमेशा जाते रहते हैं। जैसा कि मैं कराची में हूँ, पहले मैंने वीज़ा खुद ही लगाया, अभी मैंने किसी एजेंट को दे दिया। क्योंकि ई वीज़े का चक्कर में थोड़ा सा ये होता है कि अगर ज़रा सा भी मिस्टेक हो गया तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, आपके पैसे चले जाते हैं। ये मसला हो जाता है। आप किसी एजेंसी के पास जाओगे, वो जो है ना रिस्पांस लेगा, वो आपका वीज़ा करा के देगा, तो ये मगजमारी ख़त्म हो जाता है आपका। 13,000 रुपये वीज़े का फीस है। अभी डिपेंड करता है एजेंसी कितना लेता है। कोई कोई एजेंसी जो है ना आपसे 2,000 कमीशन लेता है, कोई कोई 2,500 भी लेता है, कोई 3,000 भी लेता है, और कोई कोई ज़्यादा भी लेते हैं, आपको पता है, ऐसे भी होते हैं लोग। मिनिमम जो है ना 2-2,500 से कम थी कोई नहीं लेगा, क्योंकि इसका वो सिर्फ अकेला आपके लिए नहीं जाएगा, उसके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एजेंसी वाले जो है ना सिर्फ एक एम्बेसी में नहीं जाते हैं, बाकी एम्बेसी में भी जाते हैं। उसके पास इतना पासपोर्ट होते हैं, जैसा थाईलैंड में 10 पासपोर्ट छोड़ दिया फिर एम्बेसी में, फिर मलेशिया वाले के पास चला गया, वहाँ भी 10 या 5 पासपोर्ट अप्लाई के लिए मतलब रख दिया। तो उसका काम ऐसा है, उसको पता है कि किस तरह करना है, वो हमेशा इसी काम में मसरूफ़ होता है। खैर, ये तो एक जनरल बातें जो मैंने आप लोगों को बताया। वीज़ा के हवाले से वीज़ा मिल जाता है, लेकिन आपका बैंक बैलेंस में ये चीज़ होना चाहिए जो उन्होंने शर्त बांधा। 5 लाख रुपया, मिनिमम 5 लाख रुपया होना चाहिए सिंगल एंट्री के लिए वीज़ा। मल्टीपल के लिए आजकल 15 लाख बोल रहे हैं, लेकिन 10 लाख यानी 1 मिलियन रुपये से भी अगर आप पहले जा चुके हो कई बार, तो आपको मिल जाता है इंशाल्लाह। अच्छा, रही ये बात कि खर्चा वहाँ पर किस तरह करना है। हाँ, पहले मैं आप लोग को वीज़ा का जो रूल बताता हूँ। 5 लाख रुपया होना चाहिए वीज़ा के लिए बैंक में। वो आपका पैसा इधर उधर नहीं होगा, आपको सिर्फ शो कराना पड़ता है एम्बेसी में। दूसरी जानिब आने जाने का जो है ना आजकल ओरिजिनल टिकट मांग रहे हैं, वो तो आपको एजेंट वाले करा के देते हैं, क्योंकि वो लोग का काम ही ऐसा है। वो ओरिजिनल टिकट बना देते हैं, बाद में उसका मर्ज़ी है, आप चेंज कर दो या उसी ओरिजिनल टिकट से चले जाओ, आपकी मर्ज़ी। तो मतलब ये सारी बातें आजकल ज़रूरी है। तो इस तरह आपका 2 हफ्ते का अंदर, किसी का 1 हफ्ते का अंदर, किसी का 10 दिन के अंदर, जैसा आपका, अगर कोई क्रिमिनल केस नहीं है या कुछ प्रॉब्लम नहीं है, या पहले ताइलैंड में आपने गड़बड़ नहीं किया, तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। अगर आपने पहले भी जाके वहाँ पर लड़ाई किया या कुछ मसला किया, तो 100% आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर में देखते रहते हैं कि ये बंदा पहले आ चुका है कि नहीं। हाँ, अगर आप 10 बार 20 बार गए हो तो, और आपने कुछ गड़बड़ नहीं किया, तो आपके लिए और आसानी हो जाता है। मतलब पहले भी ये बंदा आ रहा है, जा रहा है, उसका पास पूरा रिकॉर्ड हो जाता है ना। हाँ, और 6 महीने से 1 दिन भी पासपोर्ट का वैलिड नीचे नहीं होना चाहिए। ये होता है कि आपको वहाँ भी जो है ना वो कर देते हैं, मतलब रुका देते हैं एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वाले।
तो यहाँ से जहाज़ वाले भी आपको नहीं लेके जाते हैं। जब आप उसको पता चलेगा कि 6 महीने से नीचे है तो जैसा आपने टिकट लिया, आप एयरपोर्ट में गया तो उन्होंने जो बोर्डिंग कार्ड बनाना है वो लोग आपका पासपोर्ट का वैलिड देखेंगे। अगर 2 दिन 4 दिन कम है तो आपको रोक देते हैं। उसका ऊपर मैं भी जा रहा था तो मेरे लिए 1 दिन कम था, लेकिन उन्होंने थाईलैंड में कॉल किया तो थाईलैंड वालों ने अप्रूव दे दिया कि बंदा आ रहा है, जा रहा है हमेशा के लिए, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 दिन मतलब प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा होता तो मुझे भी रोक लेता। खैर ये तो मेरा लास्ट चक्कर में हुआ, अभी आगे पता नहीं क्या होगा। ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि 6 महीने से 1 दिन नीचे होगा फिर मुझे छोड़ेंगे, नहीं। अभी मैंने पासपोर्ट भी रिन्यू कर दिया। तो ये एक शर्त है। और बाकी जो बैंक बैलेंस मैंने बोला वो भी है, और होटल का बुकिंग होना चाहिए, और ये टिकट वगैरह आने जाने का होना चाहिए। ये सारे काम आपको जो है ना एजेंट करा के देगा। इसमें आपको इतना मतलब परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मगर यहाँ ऐसे भी हैं कुछ लोग, कुछ एजेंट ऐसे भी हैं जो ऑफ़र करते हैं, यार 5 लाख दे दो, मैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये तीनों मुल्कों में घुमाता हूँ। कुछ एजेंट ऐसे भी हैं सिर्फ थाईलैंड लेके जा रहे हैं और वो सिटियों का नाम बताते हैं, जैसा चिंग माई है, पॉकेट है, पताया है, बैंकॉक है। वो लोग शेड्यूल बना देते हैं, 3 दिन यहाँ रुकना है, 2 दिन वहाँ रुकना है, 2 दिन वहाँ रुकना है, इस तरह। फिर उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा जैसा उसने शेड्यूल बनाया। 10 आदमी उसने बुकिंग कराया, मतलब वो लेके जा रहा है 10 आदमी, तो ज़ाहिर है आप 10 में से अगर 1 आदमी कम होगा तो उसके पास 9 आदमी जाएगा। 1 आदमी अगर अपने मर्ज़ी से जाना चाहे वो आपको बोलेगा चले जाओ, लेकिन वो रिस्पॉन्स लेता है, बोलते हैं मैंने आपको लाया, फिर मुझे आपको लेके जाना ही पड़ेगा ना। हाँ, वो शेड्यूल बनाया और टिकट भी उसके पास पड़ा रहता है। जैसा आपको 10 दिन के बाद फिर पाकिस्तान जाना है तो आपको अगर अपनी मर्ज़ी से वहाँ ज़्यादा रहना है तो आप रह सकते हो, लेकिन टिकट जो है ना उसको फिर आपको वो करना पड़ेगा, मतलब उसका एक्सटेंड करना पड़ेगा पीस दे के। फिर एजेंट वालों को बोलो अभी 10 दिन आपके पास में था, फिर अभी मैं थोड़ा और रहना चाहता हूँ अपने खर्चे से। तो इस तरह कर सकते हो अगर कोई अच्छा एजेंट है। अगर कोई अच्छा एजेंट मतलब नहीं है, वो बोलेगा नहीं ये टिकट हमारा पास है, ये आपको जो है ना मैंने लाया और मैं ही वापस आपको वहाँ छोड़ दूँगा, क्योंकि एजेंट का प्रॉब्लम हो जाता है ना। अगर आपने ओवर स्टे किया या कुछ किया, आपके लिए मसला और एजेंट वालों के लिए मसला हो जाता है। खैर ये तो कभी कभार इस तरह कोई मसला हो जाते हैं, लेकिन लोग समझदार हैं। और एजेंट की थ्रू से जाओगे तो आपको ज़्यादा खर्चा लगेगा, अपने मर्ज़ी से जाओगे तो आपको कम खर्चा लगेगा। और ये होता है कि आप 1 दिन होटल बुकिंग करोगे तो होटल में अगर आप रहो या ना भी रहो, जैसा इमिग्रेशन क्रॉस किया तो आपको होटल जो है ना प्री कैंसिलेशन में आपने बुक किया तो उसको कैंसिल कर दो, दूसरा होटल में जाके वहाँ पर चूज़ कर दो। हाँ, बैंकॉक में आप उतरोगे, नीचे जाओ ग्राउंड फ्लोर में, वहाँ ट्रेन का जो है ना वो सर्विस है। ट्रेन आपको सस्ता पड़ जाता है, टैक्सी आपको महंगा पड़ जाता है। टैक्सी आपको जैसा एयरपोर्ट से जाओगे तो नाना की तरफ आपको 200-250 लेगा, और कोई टैक्सी वाले जो है ना झूठ भी बोलते हैं कि यहाँ इतना खर्चा है, तो वो मीटर बंद कर देते हैं, आपसे 400-500 पहले ही जेब में डाल देते हैं आप, जबकि 200 रुपये का खर्चा है मीटर से। इस तरह भी हो जाता है, इससे बचो। दूसरा, अगर आप लोग ट्रेन के ज़रिए जाओगे तो ट्रेन में आपको 35 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, बस सिर्फ 35 रुपये का। वहाँ उधर एक माप दिया गया, स्टेशन का नाम वगैरह ऐसा लगे हुए। आप बैंकॉक एयरपोर्ट से सीधा मैगज़न में उतरो, फिर नीचे चले जाओ, सीढ़ी के नज़रिए से बाहर निकलो, ये एयरपोर्ट का ट्रेन छोड़ दो, फिर नीचे जाओ, ग्राउंड फ्लोर में MRT है, वहाँ बैठो, 17 रुपया दे दो, अशोक पहुँच जाओ। मेन जगह बैंकॉक का अशोक, नाना, ये सारे जो बोलते हैं सुकनवीत, ये सबसे मेन जगह है। यहाँ पर अरबी लोग, इंडियन लोग, पाकिस्तानी लोग ज़्यादा आपको मिलेंगे। जो भी बंदा पहले जाता है तो ज़ाहिर है इसी जगह में जाता है जहाँ पर पब्लिक बार की हैं ज़्यादा। ये बैंकॉक का अंदर बता रहा हूँ आप लोगों का। जैसा पटपोंग है, सलादिंग है, वहाँ ताई लोग भी हैं, अंग्रेज़ भी हैं, बड़े बड़े लोग भी हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो पिकनिक वाला जो सबसे मेन जगह है, जो अरबी लोग रहते हैं, वो जगह के नाम है नाना, ग्रेस, अशोक, इकामाई, इस तरह की। ठीक है, आप लोग वहाँ पहुँच गया, 17 रुपया दे दिया, वहाँ नाना में पहुँच गया। तो आपने अभी होटल बुकिंग भी नहीं किया, आप अकेला गए हुए, तो आप वहाँ पर पहले कोशिश करो कोई हॉस्टल में चले जाओ, हॉस्टल सस्ता हो जाते हैं। हाँ, वो बैंकॉक में थोड़ा हॉस्टल भी महंगे होते हैं, लेकिन बनिस्बत होटलों के हिसाब से होटल सस्ता हो जाते हैं। फीमेल मेल सब एक साथ सो रहे हैं, डुमरी कमरे हैं, जो डुमरी क्या बोलते हैं, छोटे छोटे जो बेड होते हैं, उसका नीचे कबर्ड भी लगा हुआ है, लाकर भी, मतलब आप लॉक कर सकते हो अपना सामान। और हाँ, कपड़ा भी थोड़ा सा लेके जाओ, उधर भी आपको सस्ता कपड़ा पैसे से मिल जाता है। अगर आपका ये कपड़ा पसंद नहीं है तो फिर उधर
100 बात का भी मतलब टी शर्ट मिल जाता है, आप पहनो, गुजारा करो। बड़े बड़े कपड़ा पहनने की क्या ज़रूरत है? वहाँ पैदल जा रहे हो, आपको पसीना भी कभी कभी हो जाता है, तो बड़े बड़े कपड़ा आपको तकलीफ़ देता है और आपका वेट भी ज़्यादा हो जाता है अगर यहाँ से कपड़ा ज़्यादा लेके जा रहे हो। सामान सब कुछ वहीं मिल जाता है। हाँ, वहाँ से आओगे तो कुछ खरीदो क्योंकि अपने घर आ रहे हो, लेकिन यहाँ से ज़्यादा अपने आप को लोड मत करो। तो कहने का मतलब है कि हॉस्टलों में आप एक रात रहोगे, वहाँ पर जर्नल बाथरूम होते हैं बाहर की साइड में, जैसा कि 10 बाथरूम है, आप किसी में जाओ नहाओ, साबुन शैम्पू अपना उधर रखे हुए, सब कुछ है। हॉस्टलों के अंदर भी जो बाथरूम होते हैं ना, उसके अंदर एक शीशा लगा हुआ है, शैम्पू भी है, सौंफ भी है और ये सब कुछ मतलब ना। तो तौलिया वगैरह अपना होना चाहिए, अगर आपके पास है तो सही है, नहीं तो इतना ज़रूरत नहीं है, कौन तौलिया में रगड़ता है अपना जिस्म, वहाँ वैसे ही सूख जाते हैं आदमी। तो दूसरी बात ये है कि आपको बेड मिल गया, आप पिकनिक करो, रात भर घूमो, किधर भी घूमो, फिर मुश्किल नहीं है। फिर होटल एक छोटा सा वो दे देता है आपको की, वो टच करो, खुल जाता है दरवाज़ा, ऊपर चले जाओ, अपना बेड में जाके सो जाओ, बाकी लोग सो रहे हैं। लाइट बंद हो जाता है, अगर एक छोटा सा लाइट ऑन हो जाता है ताकि आप ठोकरे ना खाओ उसके अंदर। ये वो छोटा लाइट कभी बंद नहीं होता है, वो रिसेप्शन के पास उसका बटन होता है, तो इसलिए कि अंधेरा पुल हो जाएगा तो आदमी को ठोकर लग जाता है। कोई कोई होटल में पुल भी बंद कर देते हैं अगर एग्री हो जाते हैं सारे। चलो, तो इस तरह आपने बैंकॉक में एक रात गुजारा। फिर दूसरे दिन आपको छोटा सा बैग है, आप कहीं भी चले जाओ, पैदल चलते जाओ, एंजॉय करते रहो इधर उधर सारी जगह में। फिर बस में जाओ, बस में 20 रुपया, 15 रुपया, 8 रुपया, इस तरह आपका खर्चा हो जाता है। टैक्सी में क्या ज़रूरत है, कौन सा अर्जेंट आपको काम है वहाँ पर। इस तरह बस में जाओ तो जिधर भी बस जा रहे हैं वहाँ बसों का स्टेशनों में नाम लगे हुए हैं और माप दिया कि कौन सी इलाके में ये बस जाता है, ये नंबर जाता है। इस तरह अगर आपको कोई जगह पसंद हो गया, इंटरनेट से आपने चूज़ किया ये जगह में जाना है, तो नीचे उतरो, बस का स्टेशन में या स्टॉप में चले जाओ, वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक खड़े हैं, उसको बोलो मुझे ये जगह जाना है। अच्छे लोग होते हैं, कोई फीमेल से भी, अगर आप किसी फीमेल से भी बात करो तो कोई वो नहीं है, मतलब पाबंदी नहीं है वहाँ पर थाईलैंड में। तो उसको बोलो एक्सक्यूज़ मी, ये जगह मैं जा रहा हूँ, तो बताएगा ये नंबर, ये जगह में ये नंबर बस जाते हैं। अगर दूसरे लोग भी सुन रहे हैं तो वो आपको बताएंगे हाँ ये वो नंबर पे जाओ, वो नंबर पे जाओ। इस तरह अच्छे लोग हैं, तो आपका जो है ना पिकनिक हो जाता है। हाँ, अब रहे अभी आप बैंकॉक से अगर मतलब आपको कहीं और सिटी में जाना है तो ट्रेन चूज़ करो। बस का खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, बस में एयर कंडीशन भी होता है और वगैरह वगैरह। ट्रेन का खर्चा भी ज़्यादा है, लेकिन आपको लोकल ट्रेन, सस्ता वाला ट्रेन मिल जाता है। जैसा मैं अभी चांग माई जा रहा था, तो चांग माई मैंने 125 रुपये में मैं गया, जबकि आम आदमी 200 300 400 रुपये में जा सकता है, वो भी नॉर्मल ट्रेन। अगर एयर कंडीशन में जाओगे, एयर कंडीशन वाले जो है ना 1080 लेते हैं, 1080 रुपया एयर कंडीशन वाला एक बेड। सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो मैं सो रहा था उसके अंदर, 1080 बात। हाँ, अगर आप दो कमरा मतलब एक कमरा बुक करोगे 2 आदमी के लिए, तो आपको 2000 एक आदमी से ले लेगा वो, चांग माई जाने के लिए, नहीं तो कोई और जगह में जाने के लिए। इस तरह होता है। तो ऐसा करने का क्या ज़रूरत है? अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, आपके पास पैसे वगैरह ज़्यादा हैं, तो इन्जॉय ज़्यादा करते रहो। लेकिन आप सस्ता बजट हिसाब से जाना चाहते हो, अकेला गए हो, तो फिर इसमें क्या ज़रूरत है? आप विंडो, जितने जो नॉर्मल ट्रेन होते हैं उसकी विंडो ओपन है, रात में कहीं भी निकलो तो आपका होटल का पैसा भी बच जाएगा, हॉस्टल का, और सुबह आ जाएगा, आपको आराम से पहुंच जाएगा ट्रेन। और उसका सीट वैसे ऐसे हैं, थोड़ा सा मतलब ऐसा करके, कोई कोई जगह में सीट खाली है, आप ऐसा भी करके अपना जो छोटा बैग है उसमें मतलब नॉर्मल तरीके से आराम भी कर सकते हो, तो आपका बजट हो जाता है। मैं जब गया था बैंकॉक से नक्कुन सावन, मैंने तकरीबन 35 रुपया वहाँ थाईलैंड का दिया था। फिर थोड़ा 4 घंटा वहाँ वेट किया, उस शहर को भी थोड़ा मैंने घूमा, फिर खाना भी सस्ता जाके बाहर खाया। फिर वापस इसी में दूसरा ट्रेन आ गया लोकल, उसको भी मैंने 68 बात दिया, चांग माई तक पहुँच गया। अभी दोस्तों 68 बात और 35 बात कितना हो गया, यानी दोनों को प्लस करके 100 समथिंग ना। तो इस तरह मैं गया था। इसमें ये फ़ायदा होता है कि बहुत खर्चा। अगर आप नॉर्मल बस में भी जाओगे तो 400-500 रुपये का टिकट है, नॉर्मल बस बगैर एयर कंडीशन वाले में 700-800 लग जाता है। और वीआईपी बस जो होते हैं ना एकदम, उसमें 1000 से ऊपर लग जाता है। तो मतलब फजूल पैसा खर्चा करने से बेहतर है
सस्ता वाला चीज़ों से मतलब आपका गुजारा हो जाए तो आपका पैसा बचेगा। चाहे 1 महीना भी रहो, चाहे 2 महीना भी रहो। 2 महीने से 2 दिन 3 दिन थोड़ा सा कम करके निकलो। 2 दिन 3 दिन कम करके अपना शेड्यूल बना दो एयरप्लेन का, फिर निकलो, क्योंकि ओवर स्टे हो जाएगा तो आपका जो है ना फिर वैल्यू गिर जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम अप्लाई करोगे तो आपकी तहकीकात ज़्यादा होगा। इसलिए ओवर स्टे में भी इतना मतलब ज़्यादा अगर नहीं हुआ, 2-4 दिन हुआ तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा एयरपोर्ट में, थोड़ा सा पैसा पेमेंट करो तो आपका मतलब प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि मैं बीमार था, मैं थोड़ा सा डिले हो गया, इस तरह हो जाता है। लेकिन ऐसा करने का क्या ज़रूरत है? आप 2 महीना बैठ गया, फिर ऐसा करने का क्या ज़रूरत है? हाँ, वहाँ के लोगों के साथ बैठो उठो, गपशप भी मारो, कोई मना नहीं है, लेकिन झगड़ा नहीं करो, प्रसाद नहीं फैलाओ, झूठे खबरें मत बनाओ। इस तरह जो है ना फिर मसला हो जाता है। और दूर का लोकेशन में टैक्सी वगैरह में मत बैठो, क्योंकि एक तो खर्चा भी ज़्यादा है और दूसरा आप अनसेफ होता है। क्योंकि टैक्सी वाले जो है ना आपको कहाँ लेके जाएगा, किस तरह माफिया मिले हुए, वो ये चीज़ों को ख्याल करो। कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, फिलिपाइन, इस तरह के मुल्कों में। बाकी दोस्तों, खाना भी वहाँ पर सस्ता है। अगर आप बाहर जाके खाना खाओगे तो आप लोगों को इतना ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा। आप अगर होटल में, जिस होटल में आप रह रहे हैं, तो उधर एक मिनी बार है या आपको वहाँ से कुछ खरीदना है तो फिर आपको महंगा मिल जाता है। या आप किसी बड़े होटल में रह रहे हो, जैसा कि आपने एक रूम अकेला बुक कर दिया, तो नीचे जो है ना आपके पास वो रिसेप्शन में वो भी होता है ऑप्शन, आपको खाना वगैरह चाहिए तो पैसा पेमेंट। और अच्छा, कोई कोई होटल में ब्रेकफास्ट फ्री भी हो जाता है, जो आपको ज़्यादा मतलब इंक्लूड आपकी टिकट की बुकिंग के साथ जो है ना हो गया। तो ब्रेकफास्ट में आपको ये प्रॉब्लम होता है कि आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा, 9 बजे 10 बजे तक उसका में किचन बंद हो जाता है। अगर आपका नींद पूरा नहीं हुआ तो आप ये ब्रेकफास्ट से मतलब निकल जाएगा, आपका जो है नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप लेट हो गए ना। इस तरह होती है। बाकी दोस्तों, आगे भी इंशाल्लाह मैं जाता रहता हूँ, मैं बहुत सारे मुल्कों में माशाल्लाह गया हूँ। अगर कहीं किसी मुल्क में मेरा टूर लगा तो फिर मैं आप लोगों को और भी मशवरा दूंगा किस तरह करना है। बस ज़्यादा कोशिश करो, उधर जाओगे तो किसी से झगड़ा मत करो। ये झगड़ा जो है ना आप लोगों के लिए मसला बन जाता है। और आप वहाँ पर फॉरेनर हैं, मतलब अजनबी हैं। अगर आप किसी ने आप जो है ना किसी के साथ झगड़ा किया तो यूँ समझ लो उसका नुकसान नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर वतनी है। आपके लिए मुश्किल है, फिर वीज़ा अप्लाई करेगा, फिर आपको रिफ्यूज़ कर देंगे बार बार। किसी भी मुल्क में झगड़ा मत करो तो आपके लिए कामयाबी मतलब किसी से फालतू बात नहीं करो, एंजॉय करो, पिकनिक करो, जैसा नॉर्मल तरीके से चलो, फिर आपको कोई कुछ नहीं करेगा। आप शोबाजी करेगा वहाँ पर, जलसा जुलूस करेगा या गड़बड़ करेगा तो मुश्किल हो जाता है ना। बाकी अगर पैसे ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा एंजॉयमेंट करो, कोई ऐसा नहीं है कि आप इस तरह चलो। अगर आपका पास बजट नहीं है, कम बजट में जाना चाहोगे तो मैंने आइडिया बता दिया। बाकी मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, रिक्वेस्ट है, और कोशिश करो इस वीडियो को भी शेयर करो दोस्तों के साथ। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।